हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने पिछले बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है श्वसन और सांस लेना यानी श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पाचन में देखा था कि पाचन करने के लिए एक पूरा तंत्र पाया जाता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, वैसे यहाँ पे श्वसन है। श्वसन पूरा करने के लिए पूरा तंत्र पाया जाता है यानी कई सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन जितने भी लोग भाग लेंगे उसे हम कह देंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो चलिए समझते हैं श्वसन क्या होता है। तो श्वसन होता है भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना। अब कई लोग यहाँ देख रहे होंगे क्या श्वसन और सांस लेने में अंतर है? तो बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। तो सांस लेते हैं जब हम तो डायरेक्ट हम O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, पर श्वसन में ऐसा नहीं होता। श्वसन में जो भोजन होता है उससे हम ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं और उसे कहते हैं हम श्वसन। ठीक है, अब श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वो होता है जो कि O2 की उपस्थिति में हो और अवायवीय श्वसन वो होता है जो कि O2 की अनुपस्थिति में हो, यानी कि यहाँ पे O2 की ज़रूरत है एंड यहाँ पे O2 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये दोनों श्वसन होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के विखंडन से देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसे पायरूवेट में उसका विखंडन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन, तो किसमें? पायरूवेट में विखंडन होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है यानी ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन जो होता है, ये जो क्रिया होती है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि अगर ये क्रिया होती है तो वायवीय श्वसन में इसका क्या होगा और अवायवीय श्वसन में क्या होगा, यानी कैसे होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाली क्रिया होती है वायवीय श्वसन में। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे अवायवीय और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वायवीय। अवायवीय और वायवीय को ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, ओके देखो, तो अब ये दोनों क्रिया हो गई वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो वायवीय अवायवीय श्वसन जो है वो दो चीज़ में होगा। किसमें किसमें देखेंगे? यीस्ट में और मांसपेशियों में। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन किसमें देखेंगे? यीस्ट में और मांसपेशियों में। ठीक है, वायवीय श्वसन किसमें देखेंगे? माइटोकांड्रिया में। ठीक है, तो वायवीय श्वसन देखेंगे माइटोकांड्रिया में एंड अवायवीय देखेंगे यीस्ट और मांसपेशियों में। तो सबसे पहले देखते हैं वायवीय श्वसन माइटोकांड्रिया में। ठीक है, तो देखो माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज पायरूवेट में जब बदलता है तो यहाँ पे O2 और H2O के साथ साथ 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, 38 ATP का निर्माण होता है। अब ये ATP क्या होते हैं? तो ATP होती है ऊर्जा की मुद्रा। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, लिखो यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब देखो अगर यही चीज़ यहाँ पे होगी, अवायवीय श्वसन में होगी तो क्या होगा। अगर देखो यीस्ट में होगी और मांसपेशियों में अगर अवायवीय श्वसन होगा तो यीस्ट में एथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, ठीक है, मांसपेशियों में क्या? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 38 ATP यानी 38 ATP बन रहे थे, यहाँ पे कितने बनेंगे? तो यहाँ पे 2 ATP का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे। ओके, अब देखो ये जो पूरी क्रिया है ये आखिरकार होती कहाँ है? तो ये जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है ये होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। इतना याद रखोगे। अब इसको फटाफट से छाप लेना है। अब चलो देखते हैं थोड़ा ATP होता क्या है। तो ATP को अगर मैं डीप में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे शरीर में ऊर्जा हमें ATP के रूप में मिलती है, ठीक है। ATP को हम ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। और ATP का निर्माण श्वसन की क्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि आखिरकार मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन कैसे होता है। तो ये मांसपेशियां हमारी ही हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या फिर कहीं दौड़ते हैं, भागते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है ना। या फिर आपने नोटिस किया होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हड्डियों में आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? जैसे कि एक जंग लगे दरवाजे को जब हम खोलते हैं तो वैसी आवाज़ आती है ना, वैसे ही उनके हाथ में आवाज़ आती है। तो वो किस कारण होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। देखो अब योगा और एक्सरसाइज का क्या लेना देना है? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा सांस नहीं लेते बार बार नाक से तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, यानी अवायवीय श्वसन होने लगता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, साथ साथ 2 ATP का निर्माण होता है। ये एक द्रव्य टाइप है जो कि हमारी हड्डियों में जम जाता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है, ठीक है। ऐसा ही हम जब साइकिल चलाते हैं तब भी हमारा पैर दर्द होता है, तो उसी के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, ठीक है। तो बूढ़े आदमी में क्या होता है कि ये जो वायु है वो हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो अवायवीय श्वसन होने लगता है एंड इसी कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण उनके हाथों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यह आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि ये वाला जो टॉपिक है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और 1 मार्क्स में क्या पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन में कितने ऊर्जा की मुद्रा तैयार होती हैं या फिर कितने ATP तैयार होते हैं, तो आपको बताना है 2, ठीक है। और वायवीय श्वसन कितने ऊर्जा के अणु या फिर ATP के बनते हैं, तो 38 बनते हैं, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम कोशिकाओं का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घर, ओके। तो ये आपको PDF मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। एक्चुअली श्वसन की क्रिया होती कैसे है, ठीक है। इसमें कुछ तंत्र पाए जाएंगे तो उनको हम पढ़ेंगे। ये सारे स्टेप हैं जिनके वजह से हम श्वसन कर पाते हैं। समझते हैं श्वसन को और इनके स्टेप्स को, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे नाक से अंदर जाती है ना, या फिर कभी हमें सर्दी अगर हुई रहती है, जुकाम हुआ रहता है, तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं। पर सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं नाक से सांस लेना, यानी कि नाक हो गया हमारा प्राथमिक अंग एंड मुख हो गया हमारा द्वितीयक अंग। यानी जब नाक काम नहीं कर रही है तब
हम मुख से सांस लेंगे। ठीक है, तो अब हमने जब नाक से सांस ली तो ये है नाक, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें नाक के अंदर जाएं तो हम इसे कहेंगे नासा कपाट। ठीक है, और जहाँ से हमारी सांस अंदर जा रही है उसे हम कहेंगे नासा छिद्र। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले नासा छिद्र आ जाएगी, उसके बाद जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो हम कहेंगे नासा कपाट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हवा जो है वो जाएगी ग्रसनी में। मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रसनी आखिरकार होती क्या है। ग्रसनी को हमने 3 भागों में बांटा है। नासा ग्रसनी, अगर नाक से वायु जाएगी तो नासा ग्रसनी में सबसे पहले जाएगी, उसके बाद मुख ग्रसनी में जाएगी, उसके बाद हमारी कंठ ग्रसनी में जाएगी। ठीक है, तो नाक से या फिर मुंह से नासा ग्रसनी में, मुख ग्रसनी में एंड फिर कंठ ग्रसनी में। ठीक है, उसके बाद श्वास नली में जाएगी। श्वास नली क्या होती है, देखो, जैसा कि जब हम आहार नाल को पढ़ रहे थे तो जिससे हमारा भोजन पच रहा था या फिर जा रहा था उसे हम आहार नाल कह रहे थे, तो वही चीज़ कि जिससे हमारी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उसे हम कहेंगे श्वास नली। ठीक है, अब श्वास नली से वायु फिर फेफड़ों में जाएगी। ठीक है, जो श्वास नली होती है वो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब जब वायु फेफड़ों तक जाएगी उसके बाद फेफड़ों में होती है श्वसनी। अभी मैं आपको एक डायग्राम बता दूंगी, वो आपको बनाना है। ठीक है, आपको उसमें पता चल रहा होगा कि श्वसनी आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो श्वसनी से फिर ये और भागों में बट जाएगी श्वसनिकाएँ। ठीक है, ये है श्वास नली, ये है श्वसनी। इमेजिन करो, ये है श्वास नली, ये है श्वसनी, ये है श्वसनिकाएँ। ठीक है, उसके बाद अब श्वसनिकाओं से खून जाएगा रक्त में। ठीक है, रक्त में उपस्थित होता है आरबीसी, जिसे कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएँ या फिर रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये असली काम होता है हीमोग्लोबिन का। अब ये हीमोग्लोबिन जब O2 अंदर जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन से जब मिलेगी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। अब जब हम सांस लेते हैं तो जितनी भी चीज़ें वायुमंडल में उपस्थित हैं सारी हमारे अंदर जाएंगी। तो अगर ये O2 से मिलेगा हीमोग्लोबिन तो इसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर ये CO2 से मिलेगा हीमोग्लोबिन तो इसे हम कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है, और जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और CO2 गैस द्रव में या फिर रक्त में घुलनशील है, इसलिए हम जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसका आपको पूरा जो विवरण है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यानी आंसर कैसे लिखना है तो आप बस समझिए, क्योंकि आंसर तो आपकी बुक में भी लिखा होता है, तो इसको आपको अच्छे समझना। चलिए एक बार और समझते हैं। सबसे पहले नाक से या मुख से जब सांस लेते हैं तो ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी 3 टाइप में बटी है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी श्वास नली में और फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से श्वसनी में और श्वसनिकाएँ में। ठीक है, श्वसनी थोड़ी ऐसे होगी एंड श्वसनिकाएँ ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब श्वसनिकाओं से रक्त में आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल्स, और खून को लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 के साथ मिलेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जाएगा और पूरी कोशिकाओं को जल्दी से O2 बांट देगा। ठीक है, और ये CO2 को लेके वापस चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये एक ड्राइवर है जो कि बाहर से आने वाले यात्रियों को इधर उधर ले जाता है। अब ये O2 बहन जी थी, ये O2 बहन जी को जाना था सारी कोशिकाओं में, तो इन O2 बहन जी ने क्या किया, हीमोग्लोबिन ड्राइवर वाले को बुलाया। जब ये दोनों आपस में मिले तो जब ये दोनों आपस में मिल गए इनको कहा गया ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हो गई। ऑक्सी यानी ये लड़की है एंड ये लड़का है, तो ऑक्सी जो है वो हीमोग्लोबिन हो गया। एंड जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गई तो इसने कहा मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो
हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी से गया एंड कोशिकाएं हैं वो इनका घर है, तो वहाँ पे इसको पहुँचा दिया एंड इसकी यारी टूट गई। अब इन्हें मिलती है CO2 यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब CO2 से हीमोग्लोबिन मिलता है तो हीमोग्लोबिन को CO2 भी अच्छा लगने लगता है, पर थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ी देर के लिए इससे यारी बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, पर इसे अच्छा नहीं लगता, तो ये जल्दी से जाके रक्त में घुलनशील करवा के वायु से बाहर निकाल देता है एंड ऐसे ही सारी क्रिया चलती जाती है। तो ये क्या था? ये था हमारा कि हम आखिरकार श्वसन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, और ये थी इसकी पूरी सिस्टम। अब चलो देखते हैं कि हम तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, पर आखिरकार जीवधारी, मेंढक ये सब कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब की PDF आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखते हैं ये, तो सबसे पहले है कीट यानी कि इंसेक्ट्स। ये किससे सांस लेते हैं? तो हमारे अंदर फेफड़ा होता है, पहले होता है हमारा श्वास नली, फिर होता है श्वसनी एंड फिर होती है श्वसनिकाएँ, और जाके यहाँ पे फुला कूपिका होती है ना। वैसे यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट इनके अंदर फेफड़े नहीं होते, तो ये डायरेक्ट श्वास नली से यानी ट्रैकिया से डायरेक्ट सांस लेते हैं। ठीक है, अब है हमारा मेंढक। तो मेंढक के मज़े हैं। ये अगर भूमि पर हो तब भी ये सांस लेता है, अगर ये भूमिगत हो यानी भूमि के नीचे हो तब भी ये सांस लेता है, और अगर ये जल में हो तब भी ये सांस लेता है। काश ये हमारे पास ऑप्शन होते तो हम पानी में ही अपना घर बनाते। तो खैर चलिए देखते हैं। तो भूमि पर ये फेफड़ा से सांस लेता है यानी कि लंग से सांस लेता है, एंड भूमिगत यानी जमीन के नीचे ये त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, और पानी के अंदर ये क्लोम यानी गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, ये तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि गिल्स से कौन सांस लेता है? मेंढक। और साथ ही साथ गिल्स से मछलियाँ भी सांस लेती हैं। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? तो गिल्स से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मछलियाँ भी गिल्स से सांस लेती हैं। अब है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। आपने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं यानी पहाड़ों पर चढ़ते हैं या फिर पानी के अंदर जाते हैं, तो ये एक सिलेंडर लिए होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो ये हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाएंगे। अगर समुद्र है तो ये यहाँ भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेके जाएंगे। और अगर ज़्यादा गहरी फीट में जा रहे हैं यानी 300 फीट के नीचे भी जा रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जा सकता है एंड आपके नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या है? ये है सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ठीक है, तो जो होता है सांस लेना वो डायरेक्टली वायुमंडल से वायु को लेना एंड फेफड़ों तक पहुंचाना, फिर उसी फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना। ठीक है, और इसी वायु को अंदर ले जाने और बाहर छोड़ने की क्रिया ही श्वासोच्छ्वास या फिर सांस लेना कहलाती है। देखो अभी मैं जो क्रिया कर रही हूँ या फिर पूरी दुनिया जो अभी क्रिया कर रही है, ये वाला ये होता है सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो अब देखो ये दो प्रकार की होती हैं, निःश्वसन यानी कि वायु को अंदर लेना एंड निःश्वसन यानी कि बाहर छोड़ना। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, निःश्वसन में कुछ भी नहीं हुआ है और निःश्वसन में ये मात्राएं लगी हैं। तो बेसिकली इसमें नि अलग है एंड श्वसन अलग है, इसमें दोनों साथ साथ। ठीक है, अब जब हम निःश्वसन करते हैं यानी वायु को अंदर लेते हैं तो वायुमंडल में जो जो गैसें होंगे सारे लेंगे। तो वायुमंडल में मुख्यतः 3 गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन 78% है, O2 21% एंड CO2 0.03%। ठीक है, तो अब जब हमने सांस ली तो हमने नाइट्रोजन भी 78% अंदर गया हमारे, O2 भी 21% अंदर गया एंड CO2 भी 0.03% अंदर गया। ठीक है, अब जब बाहर आया यानी कि जब हमने सांस छोड़ी तो नाइट्रोजन उतना ही, यहाँ पे 78%, यहाँ पे भी 78%। पर जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं
तो यहाँ पे हमने लिया था 21%, पर हमने नेचर को वापस कितना किया 70%। तो ये जो 4% का हेर फेर है वो हमारे अंदर ही गया है, ठीक है। अब देखो CO2 हमने कितना लिया था 0.03 यानी ना के बराबर, जबकि CO2 हमने जब बाहर निकाला तो हमने 4.6% बाहर निकाला या फिर लगभग 4%, यानी कि जो हमने 4% अंडर लिया था वो तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना ही होगा, तो CO2 के ज़रिए हमने वो बाहर निकाल दिया। तो हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि आजकल पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पेड़ों की सुरक्षा करें एंड पेड़ भी लगाएं, ठीक है। तो ये था श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, ठीक है। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा और PDF भी मिलेगा एंड मैनी मोर थिंग, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।